उपचुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं और जो सबसे बड़ा नतीजा था घोषी विधानसभा चुनाव का, वो नतीजा सामने आ चुका है और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह ने बीजेपी के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान को 42,676 वोटों से हरा दिया है। एक तरफ साफ हो गया है कि सुबह से ही जब मतगणना शुरू हुई थी तब से पहले राउंड से लेकर आखिरी राउंड तक सुधाकर सिंह ने बढ़त बनाए रखी और वो बढ़त कभी कम नहीं हुई। लगातार वो वोटों की गिनती के साथ साथ वो बढ़त बढ़ती गई। कुछ ही देर के बाद ये साफ हो गया था कि सुधाकर सिंह इस चुनाव को जीत जाएंगे। क्या कारण थे? क्योंकि ये चुनाव अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा जो पार्टी है और दारा सिंह चौहान जो सपा छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, एक तरीके से दोनों की किस्मत दांव पे लगी हुई थी। मंत्रिमंडल में जो विस्तार होने वाला था वो इस चुनाव पे ही निर्भर कर रहा था कि जो इस चुनाव को जीतेगा वही मंत्रिमंडल के विस्तार में होगा। अब लगता है कि योगी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार कुछ दिनों के लिए टल जाएगा और इस हार के सदमे से निकलने में बीजेपी और उसके जो सहयोगी दल हैं उनको समय लगेगा और ये एक चुनौती होगी कि वो इस हार का विश्लेषण एनालिसिस किस तरीके से करते हैं। क्या कारण थे जिसके कारण बीजेपी के कैंडिडेट दारा सिंह चौहान को हार मिली और वो क्या कारण थे जिसके कारण सुधाकर सिंह को जीत मिली। तो इसको अगर हम सिलसिलेवार तरीके से देखें तो पहला जो मूल कारण था वो ये कि दल बदल की नीति, दल बदलुओं को एक तरीके से जनता ने नकार दिया। जनता को ये पसंद नहीं आया कि आप समाजवादी पार्टी से जब जीत कर गए थे तो आपने समाजवादी पार्टी क्यों छोड़ दी और सिर्फ मंत्री बनने के लालच में बीजेपी में आप दोबारा लौट के आए, और जनता को ये बात पसंद नहीं आई। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ थी कि जनता इस क्षेत्रीय दलों के जो सौदेबाजी है उस सौदेबाजी से भी काफ़ी नाराज़ चल रही थी कि लगातार ये बड़ी पार्टियों के साथ एक सौदेबाजी करते हैं अपने जाति विशेष के वोटों को लेकर, अपने जात विशेष के क्षेत्रीय प्रभाव को लेकर। इस बार जनता ने उस बात के लिए भी सबक सिखाया है। तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ थी कि जनता ने इस बार ये तय किया था कि इस बार के चुनाव में वो दारा सिंह चौहान को नहीं सुधाकर सिंह को जिताएगी और इसका मूल कारण ये था कि जो सुधाकर सिंह का वोट बैंक कहा जा सकता है, मुस्लिम और यादव, वो एकजुट होकर वोट किया और यही कारण है कि 90,000 मुस्लिम मतदाता, 56,000 यादव मतदाता, 70 से 1000 दलित मतदाताओं के इस गढ़ में जहां पर एक तरीके का MY समीकरण बनता था, उस MY समीकरण को आप साफ देख सकते हैं कि उसका असर दिख रहा है। और जो बीजेपी के सवर्ण मतदाता थे, जिनको ये कहा जाता है कि वो बीजेपी को वोट करते थे, वो मतदाता भी इस बार काफ़ी बिखरे हुए नज़र आए और एक तरीके से बहुत बड़ी संख्या में वो मतदाता समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हुए हैं। और यही कारण है कि 42,000 के बड़े मतों के अंतर से सुधाकर सिंह ने दारा सिंह चौहान को इस उपचुनाव में, घोषी उपचुनाव में पराजित किया है। और कहीं न कहीं शिवपाल यादव जो कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी ने उनको अपना एक प्रभारी बना के वहाँ पर 16 दिनों का कैंप शिवपाल यादव ने किया और जो भरोसा चाचा के ऊपर भतीजे ने दिखाया था उस भरोसे पर कायम हुए। और एक कभी ट्वीट आया शिवपाल यादव का जिसमें उन्होंने लिखा है कि जय अखिलेश जिंदाबाद, जय समाजवाद, यानी समाजवादी पार्टी की जो जीत हुई है वहीं पर अखिलेश ने भी एक ट्वीट किया है और उन्होंने इस बात को कहा है कि ये जीत सिर्फ एक प्रत्याशी की जीत नहीं है, ये हार सिर्फ दारा सिंह चौहान की हार नहीं, ये हार कई उन नेताओं की है जो मंत्री बनने की चाह में तड़फड़ा रहे थे, जिन्होंने पार्टी छोड़ी, जिन्होंने दूसरे दलों से बगावत किया और इस पार्टी में आए। तो ये उपचुनाव कई मायनों में एक नया संदेश दे रहा है और ये बताने के लिए कि जनता को जितना मूर्ख राजनीतिक दल या कह सकते हैं कि राजनेता समझते हैं, जनता उतनी मूर्ख नहीं है। और ये सिर्फ क्षेत्रीय दलों के लिए नहीं, बीजेपी जैसी राष्ट्रीय पार्टी को भी ये सोचना पड़ेगा कि जिस तरीके से वो लगातार पैराशूट से प्रत्याशियों को उतारती है और हाई कमान निर्णय लेता है और छोटे कार्यकर्ता जो स्थानीय नेता हैं उनको अपने कह सकते हैं कि भ्रम में नहीं रखता है, अपने साथ नहीं रखते हैं और जो भी निर्णय लेता है हाईकमान ऊपर से लेता है। और यही कारण है कि हाईकमान जो वस्तु स्थिति है, जो ज़मीनी सच्चाई है, वो नहीं समझ पाती है कि जनता के मूड में क्या चल रहा है।
भले ही जातीय समीकरण के जोड़ घटाने में ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल जैसे तमाम लोग इस खांचे में फिट बैठते हैं और जिन्होंने बड़ी पार्टी यानी बीजेपी का सहारा लेके जहां पर उनके एक कैंडिडेट जीतने लायक नहीं थे, वहां पर उन्होंने अपने 6, 7, 12 कैंडिडेटों को जिताया और एक बड़ी पार्टी का रूप धारण कर लिया। लेकिन बीजेपी को ये सोचना पड़ेगा कि क्या वो अपने जो कार्यकर्ता हैं जिन्होंने उनको सालों साल दिया है, उनकी अपेक्षाओं और उपेक्षाओं पर क्या वो पार्टी खरा उतरती है, या फिर उनके ऊपर जो हाई कमान है वो अपनी बातों को थोपता है और उन बातों को लेकर वो नाराज़गी वो अपनी दिखा नहीं पाते हैं और उसी नाराज़गी का नतीजा है कि निचले स्तर पे, ज़मीनी स्तर पे उस तरीके से मोटिवेट नहीं हो पाते हैं कार्यकर्ता जिस तरीके से होना चाहिए। तो ये चुनाव अपने आप में कई संदेश देता है। इंडिया बनाम एनडीए का ये चुनाव था और इंडिया इस चुनाव में बाजी मार ले गया। एनडीए को दोबारा ये सोचना पड़ेगा कि जब 2024 का चुनाव आएगा तो किस तरीके से उस चुनाव को देखा, क्योंकि बीजेपी उत्तर प्रदेश में 80 में 80 सीट जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही है। लेकिन इस उपचुनाव के नतीजे के बाद जो विपक्ष है उसको भी लगने लगा है कि अगर हम एकजुट होकर चुनाव लड़ें तो बीजेपी को हराया जा सकता है। यानी जो 50% से ऊपर के वोटों की बात की जा रही थी, वो वोट अगर आते हैं तो बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। और यही कारण है कि बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व है, जो राज्य स्तर का नेतृत्व है, योगी को खुद सोचना पड़ेगा, योगी आदित्यनाथ को, कि किस तरीके से हम अब नए सिरे से इस संरचना को, जातीय समीकरण को सेट करें जिससे कि लोकसभा चुनाव में ज़्यादा जीत पाएँ। और सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात ये कि इस चुनाव के बाद जनता ने एक बात साफ कर दिया है कि जनता बहुत ही समझदार है। जनता ये जानती है कि उसको किसको जिताना है और किसको हराना है, और किसी भी तरीके का लालच या किसी भी तरीके का कह सकते हैं कि दबाव जनता के ऊपर नहीं पड़ता है और जनता समझदारी दिखाती है। जो ईवीएम का रोना विपक्ष रो रही थी, क्योंकि आज ओम प्रकाश राजभर ने इस चुनाव को हारने के बाद ये कहा है कि विपक्ष अब कम से कम ये तो मानेगा कि ईवीएम सही था और ईवीएम के कारण वो चुनाव नहीं हारती है। तो ये कई महत्वपूर्ण चीज़ें इस चुनाव से निकलकर सामने आई हैं और ये चुनाव अपने आप में बहुत ही दिलचस्प था। लगातार हम इसकी कवरेज कर रहे थे और आज का परिणाम ये साबित करता है कि आने वाले समय में जब 2024 का चुनाव आएगा तो इंडिया बनाम एनडीए की ये लड़ाई और दिलचस्प होगी। और उत्तर प्रदेश की राजनीति, जहाँ से दिल्ली का रास्ता तय होता है, वहाँ पर दोनों ही पार्टियाँ अपना जोर लगाएंगी और ये तय होगा कि आने वाले समय में कौन 2024 में शासन करेगा।